क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 8th की तरह है। ये वाला कन्वर्जन मैंने आपको बता रखा था, तो 9 छुड़वा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बाद 10th पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय सारिका फॉर कंप्लीटिंग हर ओन बुक फॉर 30 डेज। तो इन्होंने देखा नंबर ऑफ डे, पहले एक दिन में उन्होंने 6 से लेकर 18 पेज तक लिखे, और नंबर ये 19 से 21 पेजेस जो लिखे वो उन्होंने 3 दिनों में लिखे। इस तरीके से आपको दे रखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटन पर डे। तो इसमें क्या निकालना है, डायरेक्टली मीन निकालना है। इसमें स्पेशल बात अगर मैं देखूं तो ध्यान से क्या थी कि जो इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं वो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बताओ, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, पता ही है, ठीक है। क्योंकि पहले अच्छा ये भी एक, वैसे तो बच्चों ने रट्टा मार रखा है कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल करने के लिए 0.5 माइनस 0.5 प्लस करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 6 से 18 है और अगला 19 से शुरू हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस है पहले वाले की अपर और दूसरे की लोअर में, तो उसको 2 से डिवाइड करा करो। जो भी अगर आपने देखना ना कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए कितनी अमाउंट लोअर लिमिट में माइनस करनी है और अपर में प्लस, तो अमाउंट हमने क्या बता रखी है 0.5। वो 0.5 निकालते कैसे हैं कि पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट में जो भी डिफरेंस होगा उसका आधा, जो भी आएगा आंसर। जैसे 0.5 आ रहा है ना, पहले वाले की अपर दूसरे वाले की लोअर में 1 का फर्क आया, 1 को 2 से डिवाइड करा 0.5, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस। मान लो अगर पहले वाले के पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट में 2 का डिफरेंस आ जाता एग्जांपल के तौर पे, तो 2 को 2 से डिवाइड करके कितना था 1, तो लोअर लिमिट में 1 माइनस अपर लिमिट में 1 प्लस करके फिर कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल बनती। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको कि कितनी अमाउंट लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस करनी है सच दैट की क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस बन जाए। क्लियर हो गया ये? तो इसमें ये स्पेशल बात आपको याद रखनी है 10th में। बाकी सारा जो मीन निकालना है वो आपको आता है, ये डायरेक्ट मेथड से निकालना है। ये हमारा जो अबव वाला केस है ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 0 एंड अबव में हमने क्या करना है, इसको पहले क्लास इंटरवल टेबल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर मीडियन निकाल देना है, ठीक है, मीन निकाल देना है। मीन निकालो, मीडियन निकालो। जब भी अबव वाला केस हो या बिलो वाला केस हो तो आपको पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना, उसके बाद आपको पता ही है कैसे निकालना, ठीक है। अब इस बात को देखो, जो अबव वाला केस है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी अबव वाला केस आएगा तो उसके आगे वाले नंबर जनरली कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, और ये वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। ये लेस देन, मोर देन, ये सारा करवा दिया। ये वाला मोर देन, अब देखो मोर देन के ये वाला, ये सारे हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में ये मीन की वैल्यू दे रखी है 50 और फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 120। डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन करवा रखा है। ये रिपीट मैंने इसलिए कर रखे हैं, एक से ज्यादा बार कोई टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रखा है इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। तो अगर एक से ज्यादा बार कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सेम नहीं है अगर, तो आपने वो दोनों बार करना है क्वेश्चन, खासतौर से जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, दोनों बार करने हैं अगर वैल्यू अलग है तो। ये देखो ये भी वही है, इसके अंदर भी डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन है। मीन की वैल्यू 62.8 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम 50 दे रखा है, बट डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग में अगर वैल्यू अलग अलग है, बार बार मैं कह रहा हूं तीनों बार ही करना है डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का, इसमें नहीं छोड़ना डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग में कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे जितनी मर्जी बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। अगला हमारा द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन मोड मीडियन ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। ये देखो, अब इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मीन मोड मीडियन तीनों चीजें निकालनी, तो फिर से वही बात है, मीन मोड मीडियन निकालनी चाहिए। तो अब ये बड़ा नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है, भाई एक क्लास इंटरवल दे रखा है और तीनों चीजें निकालनी है, तो ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है कि भाई मैं कितने मिनट में कर देता हूं, सबसे पहले तो टाइम देखना,
ठीक है। दूसरी चीज आपने ये ऑब्जर्व करने की कि मैं एक ही टेबल बनाऊं सच दैट कि तीनों चीजें निकाल पाऊं। ठीक है, तो इसमें मीन मोड मीडियन तीनों निकलेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ क्लास इंटरवल बना दिया, ये पूरा टेबल बना दिया। ठीक है, ये बन गया, एक्स आई बन गया, एफ आई बन गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, डी आई आ गया। एज्यूम मीन से इन्होंने निकाला है फिलहाल के लिए, मीन एज्यूम मीन से निकाला है, इसलिए डी आई तक काम किया है इसने, डी आई एफ आई डी आई तक। ठीक है, मोड के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही है। और मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एक ही टेबल के अंदर इसने सारे काम कर दिए। इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखना आप कि आपको पता है मीन मोड मीडियन में से अगर आपको तीनों मेथड आते हैं तो कोई मुझसे पूछे कि भाई मीन आपको अगर मैं दे रहा हूं, मीन का कोई भी टेबल और कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला, तो आप कौन से मेथड से करना प्रेफर करोगे? तो मैं स्टेप डेविएशन से करना प्रेफर करूंगा। अब बच्चे कहते हैं डायरेक्ट मेथड से करना सबसे आसान है। डायरेक्ट मेथड से कभी कभार क्या होता है कि ऐसे क्लास इंटरवल दे देते हैं कि कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा हो जाती है, बट कभी भी तुम स्टेप डेविएशन से करोगे ना तो सबसे आसान कैलकुलेशन होगी, आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेप डेविएशन मेथड में। समझ रहे हो? अगर आपके कॉलम तो ज्यादा बनेंगे बट वो कॉलम इस तरीके से बनेंगे कि आपको एक भी कैलकुलेशन उस टेबल से बाहर स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वो जो सबसे ज्यादा कॉलम बन रहे हैं वो स्टेप डेविएशन में बन रहे हैं, और वो इसलिए बने जाते हैं कि उसको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता है वो। आगे बात समझ में? चलो, तो ये तीनों आपने ये वाला कॉन्सेप्ट करके देखना है जिसमें तीनों निकालने हैं। एक में तीनों आए थे निकालने के लिए स्कूल के पेपर में। ठीक है, तो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास? हाँ, तीसरे वाला रिलेशन से मत निकालना, निकाल तो सकते हो वैसे। बच्चा पूछ रहा है मीन मोड मीडियन तीन निकालने हैं, तो दो अगर आपने निकाल दिए तीसरा रिलेशन से निकाल सकते हो। तो तीसरा रिलेशन पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को अभी इंपीरिकल रिलेशंस नहीं पता होगा। तो मीन मोड मीडियन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है मेरे पास? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। मीन मोड मीडियन का रिलेशन क्या होता है? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। सारे बच्चे लिखो इधर इसको एक बारी। और अब इसको याद करने का तरीका क्या है? मैंने अपने तरीके से तो याद कर रखा है, अब वो तरीका आपको बताता हूं कि मेरे को हमेशा याद रहता है। देखो, मैंने सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ा बुक में? मीन। दूसरे पे मोड, तीसरे पे मीडियन। तो तीसरे में मीडियन पढ़ा था तो मीडियन के आगे तीसरा नंबर लिख लिया मैंने 3। सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लिख लिया मीडियन। मीडियन के का कोफिशिएंट क्या लिख लिया? 3, क्योंकि मीडियन पढ़ा था मैंने तीसरे नंबर पे। बट मीन और मोड जो भी नंबर पे पढ़ा था उसको एक्सचेंज कर देते हैं। मीन पहले पे पढ़ा था और मोड दूसरे पे पढ़ा था, इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं। मीन का कोफिशिएंट उन्होंने 2 लिख दिया और मोड का कोफिशिएंट उन्होंने 1 लिख दिया। मैंने इसको ऐसे सेटिंग कर लिया अपने दिमाग में कि मीडियन का तो ठीक पैटर्न बनाया कि मीडियन तीसरे नंबर पर पढ़ा था तो मीडियन के आगे 3 आएगा। मीन पहले नंबर पे पढ़ा था, मोड दूसरे नंबर पर पढ़ा था, बट इनका कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दिया उन्होंने। मीन के आगे 2 लिख लिया, मोड के आगे 1 लिख दिया। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। मैंने इस तरीके से दिमाग में सेटिंग कर ली। ठीक है, ये मीडियन का सही है। मोड और मीन का आपस में एक्सचेंज हो जाता है कोफिशिएंट। मोड दूसरे नंबर पे पढ़ा था वो मीन के आगे आएगा, और मीन पहले नंबर पे पढ़ा था वो मोड के एक कोफिशिएंट में आएगा। आगे बात समझ में? रिलेशन लिख लिया, आ गया समझ में? क्लियर? तो बच्चे ने पूछा कि भैया अगर 3 चीजें निकालनी है, 2 चीजें आपने निकाल दी बाय फॉर्मूला, तो तीसरी चीज इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, मगर एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि मैं एग्जाम चेक करता नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ठीक कर देता, अदर एक बार एग्जाम से पूछ लेना, एग्जाम मतलब अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, उनको तो मीन मोड मीडियन तीनों की वैल्यू चाहिए। अगर
क्वेश्चन में लिखा है बाय फॉर्मूला करना है तो आप बाय फॉर्मूला कर दें। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन बिलो। देखो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखी है, वही डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन है। इसको आप लेट कर लें, इसको आप लेट कर लेना, वही F1 F2 लेट कर लेना इसको। ठीक है, और इस बार मीडियन दे रखा है 46 और टोटल नंबर ऑफ आइटम। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम का मतलब वही फ्रीक्वेंसी का सम है 230। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब भी डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखा होगा तो अगर मीन का क्वेश्चन होगा तो मीन की वैल्यू भी दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी का सम भी दे रखा होगा। अगर मीडियन का क्वेश्चन है तो और डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग निकालनी है तो मीडियन भी दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी का सम, तो दोनों में डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का क्वेश्चन आया तो फ्रीक्वेंसी का सम पक्का गिवन होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर रखा है, कर रखा है बुक में। उन्होंने एक्स और वाई लेट करा, आप भी एक्स और वाई लेट कर सकते हो, जो भी वो आपकी मर्जी है। अब यह क्वेश्चन मैंने कहा था आप खुद ट्राई करके सारे करके देख लो एक बारी, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये इसमें मैक्सिमम क्या काम क्या है, आपकी खुद की प्रैक्टिस, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो कि नहीं हो गए। ठीक है, देखो अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ द कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट मेथड से। आपने निकाले, क्लास इंटरवल दे रखा है, एफ आई दे रखा है, उससे एक्स आई निकाल दिया और एफ आई दे दिया, एफ आई एक्स आई करके आपका ये आंसर आ जाएगा, मीन निकल जाएगा। अगर कहीं पर आ जाए ना अरिथमेटिक मीन निकालना है तो भी डेट मीन्स क्लास इंटरवल वाला टेबल दे रखा है और अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब मीन निकालना। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज में, तो ए एम निकालना है, बच्चा कंफ्यूज है ए एम क्या होता है। एम मतलब, अब देखो मैं ये इसीलिए नए नए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। पेपर तो एक बार ही होगा ना फाइनल, उसमें तुम हल्का सा अक्षर से भी कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो समझ लो आप कहीं ना कहीं घबरा गए। ये हमारा क्या है, इसमें मीडियन निकालना है और इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन है, सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग। और इसमें ध्यान दो, कभी भी अगर आपको कैलकुलेट द मिसिंग ऑफ द फॉलोइंग, इट इज गिवन ऑफ द मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें मीडियन निकालना है सिंगल फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग के अंदर आपको निकालना है। तो मीडियन कितना दे रखा है, इसमें मीडियन दे रखा है 35। सिंगल, जैसे एनसीईआरटी के अंदर हमने मीन में पढ़ा था ना, मीन में क्या पढ़ा था, मीन दे रखा था सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग में। कभी भी ध्यान देना, चाहे मीन का क्वेश्चन हो चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो, अब सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का मीडियन में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने यहां पर डाल दिया क्वेश्चन सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग में कभी फ्रीक्वेंसी का सम नहीं गिवन होता इस बात, चाहे मीन का क्वेश्चन आ जाए चाहे मीडियन का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट करना है, मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना है, मीडियन की जो वैल्यू दे रखी होगी वो पुट कर देना, और जो भी वैल्यू होती है वो पुट करके, तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये करना है आपने। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, देखो मैं तो अब तुमने होमवर्क किया नहीं किया, बट मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ। अब कई बच्चे खाली बैठे रहते हैं, तो जिसको भी मैं नोटिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर लिख लिया करो कि एटलीस्ट मुझे ये क्वेश्चन करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा यहाँ पे डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन और मीडियन गिवन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरीके का था। The following table shows the ages of patient admitted in a hospital during a year. ये दे दिया क्लास इंटरवल। Find the mode and median of the data given above. Compare the interpret of the two measures of the central tendency. Central tendency एक वर्ड आता है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है क्या, मीन मोड मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, मीन मोड मीडियन। इसका एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसमें मीन मोड मीडियन। एक और वर्ड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो किसको मेजर नहीं करता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर नहीं करता, किसको करता है, मीन मोड और मीडियन। ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पे हमारा टू मेजर और सेंट्रल, तो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में क्या कवर होता है, मीन मोड मीडियन। ठीक है,
तो जो नई नई चीजें वो बता रहा हूँ, इसमें वही बात है, मीडियन की वैल्यू दे रखी है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके जैसा क्वेश्चन आपने कर रखा है। कंपेयर में आपने कंपेयर ऐसा नहीं करना, वैसे तो कंपेयर में कुछ नहीं करना होता, बट फिर भी आपने करना है तो बस उसमें वैल्यू ही निकालनी होती है, मीन की मोड की, आपस में कंपेयर नहीं करना कुछ भी। लिख देते हैं ये वाला देखो, इसमें डबल फ्रिक्वेंसी मिसिंग वाला, मीन वाला क्वेश्चन सारे रिपीटेड दे रखे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे देखो अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से करके देखा करो। अब मैंने आपको 2-3 मीन की डबल फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन दे दिए, एक तो आपको आदत पड़ गई डायरेक्ट मेथड से करने की, क्या पता क्वेश्चन आ जाए जी स्टैंडर्ड डेविएशन से डबल फ्रिक्वेंसी मिसिंग का क्वेश्चन करना है, स्टेप डेविएशन से, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि डबल फ्रिक्वेंसी मिसिंग का क्वेश्चन हो या सिंगल फ्रिक्वेंसी मिसिंग का क्वेश्चन हो, बच्चा लापरवाह हो, कहता अरे कर तो देंगे एक मेथड से, दूसरा करने की जरूरत क्या है। पर दूसरे से करने की ऐसे जरूरत है कि क्वेश्चन ने अगर बोल दिया ना, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से डबल फ्रिक्वेंसी मिसिंग निकालो, स्टेप डेविएशन से, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं होता। एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, 9th में पढ़ते थे हम कि भैया अगर आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। तो कई बच्चों को शायद से याद है नहीं है, मैं आपको बता देता हूं इसके लिए कि सबसे पहले आपको ये जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता था, ठीक है, मीडियन अगर निकालना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता था, और उसके बाद काउंट करना होता था कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15। फिर आपने देखना होता है कि वो ओड है कि इवन है, फिलहाल के लिए 15 हमारा क्या हो गया ओड। तो अब आपको मीडियन निकालना होता था, तो मीडियन का ओड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, जो भी n की वैल्यू आई है ओड के लिए उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखो क्या वैल्यू आई 8, तो 8th टर्म देखो वो ही आपका मीडियन की वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 716, ठीक है। 700 ओड के लिए क्या होता था कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड आए तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख के फिर जो भी ओड वाला नंबर आएगा उसको एक से एक ऐड करके 2 से डिवाइड करा, एक ऐड करके 2 से डिवाइड करा, जो भी ऑब्जर्वेशन आई वो आपने जो अरेंज करे थे नंबर उसका 8 देख लिया, 8 आया आपका 716, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपका आता है इवन, इवन में भी इसी में बता देता हूं, मान लेता हूं कि ऑब्जर्वेशन 16 आती, ऑब्जर्वेशन कितनी आती 16, तो इसमें अगर तो ओड आता तो उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, अगर इवन आता तो डायरेक्ट उसको 2 से डिवाइड और एक उससे अगले वाला नंबर, ठीक है। ये वाली टर्म का मीन निकालते थे, मीन वैल्यू ऑफ इसका, ये हमारा मीडियन आता था, ये हमारा क्या आ जाएगा मीडियन, ये फॉर्मूला लिख लेना पहले। तो अब मान ले तो ये 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 8th टर्म, और 9th टर्म पर जो वैल्यू आई उसका क्या निकलेगा मीन निकलेगा। तो ये 8th टर्म कौन सी आएगी, 8th टर्म तो ये आ गई, 9th टर्म हमारी ये आ गई, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो, आपने अगर ऑब्जर्वेशंस आपको आ गई ऐसे और आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, जनरली असेंडिंग में करते हैं, तो मैं असेंडिंग में मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, काउंट ऑब्जर्वेशन काउंट करी कि हाँ भाई कितनी है, जितनी भी जो भी ऑब्जर्वेशन काउंट करी, फिर उसमें चेक करना है कि ये ओड है कि इवन है, क्योंकि ओड के लिए फॉर्मूला अलग होता है और इवन के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो ओड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर ओड आएगा तो ओड में मान लो ये 15 ऑब्जर्वेशन थी, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, 15 में एक, तो इसमें ओड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो भी ओड नंबर आया 15 उसको एक में एक ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो n मान लिया मेरा ओड आया, कैपिटल N ओड आया, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो
एन एन क्या था 15, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन क्या है यहाँ पर कैपिटल एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 15, ऐड करके कितना आ जाएगा 8 टर्म आ गई, तो मीडियन की वैल्यू इज इक्वल टू 8 टर्म आ गई। तो यहाँ पे देखो 8 टर्म जब तुमने अरेंज कर लिया था, अरेंज में आपने 8 टर्म पर वैल्यू देखनी है, वो आई थी 716, तो ये इसका मीडियन निकल गया ओड के लिए। ठीक है, आगे समझ में सबको क्लियर है। अब इवन में देख लो, इवन में क्या होता है हमारे पास, इवन में हमारे पास हमारे को क्या होता है, मान लेता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो मान लेते हैं 16 होती, लेट कर ली मैंने, इसी में समझा रहा हूं ना, तो 16th मान ली, तो 16th मान ली, तो n की वैल्यू अगर 16 होगी तो क्या होता है मेरा n/2 प्लस 1th टर्म का जो वैल्यू होगा उसका मीन निकालना है। तो मान लो 16th आया तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8th, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 प्लस 1 9th, 8th और 9th टर्म पर जो वैल्यू आएगी उसका मीन निकालना है। तो 8th टर्म पर वैल्यू आई 716 और 9th पे आई 719, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करके उसका मीन निकाल लिया और वही हमारा आंसर होगा। सही है, क्लियर हो गया, आ गया समझ में सारे बच्चों को। तो ये वाला क्वेश्चन चाहे अब असेंडिंग चाहे ओड वाला आ जाए चाहे इवन वाला कर लोगे। अब ये ऐसा नहीं है कि बड़े नंबरों में आएगा, एक आधे नंबर में ही आ सकता है और किसी में नहीं आएगा। ठीक है जी, 24th क्वेश्चन ये मोर देन वाला आ गया। देखो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इसका मतलब टेबल को ऊपर पलटना नहीं है, टेबल किस में पलटना होता था, अगर ये हमारा डिसेंडिंग में होता और ये असेंडिंग होता। अभी फिलहाल के लिए टेबल सही है हमारा, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है मोर देन को सिंपल में। ठीक है, तो मोर देन वाला टेबल जरा ध्यान से करना है ना। ठीक है, तो ये था हमारा 24th क्वेश्चन, क्लियर हो गया।